नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ बुध के गोचर पर। बुध जो है वो अपनी नीच राशि से निकलकर एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन में चल रहे थे बुध अभी फिलहाल कुछ टाइम से, जहाँ पे उन्होंने लक्ष्मी नारायण योग बनाया हुआ था, मतलब शुक्र के साथ में, राहु बुध के साथ में धूर्त योग बनाया हुआ था, शनि बुध के साथ में थे, जहाँ कहीं ना कहीं किसी प्रकार का एक मंद बुद्धि नहीं कहेंगे, परंतु एक बुद्धि को लेकर डिसीजन मेकिंग जो एक पैरालिटिक हो जाती है, ऐसी इस प्रकार का एक योग बना हुआ था मीन राशि में। मीन राशि में वो 4 ग्रह चल रहे थे और उन 4 ग्रह में सबसे ज्यादा जो हेविली लोडेड कंजंक्शन था वो था सैटर्न राहु का, जो अभी भी चल रहा है, जो अभी भी काफी कुछ हैवॉक करने वाला है। अब उस युति में से, उन सभी कंजंक्शन में से निकलकर बुद्धि का ग्रह जो है वो अब मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, नए चक्र को शुरुआत कर रहा है। तो नई नीति, नई बुद्धि, नई बुद्धिमत्ता का एक लेसन, एक चैप्टर शुरू होने वाला है। अब यहाँ से बुध जो है मेष राशि से चलते हुए हर राशि को पार करते हुए जाएंगे अगेन मीन राशि तक, मतलब एक पूरा चक्र पूरा करेंगे। अब मेष राशि में जब बुध आते हैं जनरली, तो जिनका भी मेष लग्न है या मेष लग्न वाले लोगों को कालपुरुष कुंडली भी कहा जाता है। देखिए, तो जब भी ये प्रथम भाव में आते हैं तो ये इनका पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि पहला भाव या लग्न भाव जो है वो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, आपका अपीयरेंस है। और वहां पे जब बुध जैसा ग्रह आता है तो क्या होता है, ये बहुत व्यक्ति को एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट विद शार्प टंग भी देता है, टॉकेटिव भी बनाता है व्यक्ति को, और उसी के साथ साथ व्यक्ति को अच्छी बुद्धिमत्ता देता है। अब यहाँ पे बुध जब रहेंगे, ये कब से कब तक रहने वाले हैं, तो बुध जो हैं ये 7 मई को प्रवेश कर चुके हैं। मैं वीडियो थोड़ा लेट लेकर आई हूँ आपके लिए। 7 मई से लेकर 23 मई तक ये रहने वाले हैं। ये वीडियो लाने का एक रीजन ये भी है कि मैंने प्रिडिक्शन दिया था जनवरी में कि 15 से लेकर 17 मई तक का जो टाइम पीरियड है वो सभी के लिए किसी न किसी प्रकार से अनप्लेजेंट हो सकता है। और यहाँ पे बुध जैसा ग्रह जब मेष राशि में होता है, वहीं पे सूर्य उच्च होकर बैठे हुए हैं, राइट। सूर्य अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं कुछ ही दिन में, 2-4 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो वृषभ राशि में जाएंगे, जहां पे गुरु ऑलरेडी है और गुरु निकलेंगे ही तुरंत। तो बहुत 1 या 2 दिन की मतलब टाइम पीरियड है जहां पर गुरु और सूर्य की युति है, अदरवाइज फिर सूर्य केवल रहेंगे वृषभ राशि में। अब फिर बुध जो है वो अकेले रहेंगे। तो अब देखिए, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए है जो बुध जो है वो सूर्य के साथ में रहने वाले हैं, और सूर्य के साथ में जो युति बना रहे हैं, बुध आदित्य योग बनाते हैं। तो यहाँ पे बुध कॉम्बस्ट होने वाले हैं क्या, तो हम देख लेते हैं कि कॉम्बस्ट होने वाले हैं क्या। तो 23 मई तक का गोचर है, राइट। तो 23 मई की हम बात करें तो ऑलरेडी बुध जो है यहाँ पे कॉम्बस्ट होंगे, और वो दोनों ही राशि में होने वाला है। मतलब जब वो मेष राशि में रहेंगे तो ऑलरेडी कॉम्बस्ट से लेकर जब वापस से ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तभी भी कॉम्बस्ट अवस्था में ही प्रवेश करने वाले हैं। कॉम्बस्ट मतलब क्या है, असंगत। अगर आप असंगत स्थिति में बुध का परिणाम क्या होता है समझना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा वीडियो सेक्शन में। अब हम इस 7 मई से लेकर 23 मई तक के टाइम पीरियड में बुध क्या परिणाम कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। हम आज बहुत झटपट एक रिकैप देखने वाले हैं कि बुद्धि का ग्रह एक्चुअली इन कुछ दिनों में क्या हमें, किस तरह से हमें बौद्धिक रूप से परिणाम दे सकता है। ठीक है,
अब मेष राशि में पढ़ते हैं 3 राशियां, वो है 3 नक्षत्र पढ़ते हैं। तो अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र मतलब जहाँ पे हॉर्स की पावर है। तो बुध जैसा ग्रह जब अश्विनी नक्षत्र में होता है तो उसकी बुद्धि बहुत तेज दौड़ती है। तो जितने समय तक अश्विनी नक्षत्र में वो बुध रहेंगे उतने समय तक आपकी बुद्धि बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने वाली है, बहुत फास्ट आपको मूव करवाने वाली है। ये दोनों ही रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि अश्विनी के जो देवता हैं वो है अश्विनी कुमार। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो हीलिंग प्रोसेस है वो हीलिंग प्रोसेस के ऊपर भी ध्यान देने वाला है, वो किसी भी रिगार्ड में हो उसकी लाइफ में। तो इस दो पद्धति से काम होगा। जब वो भरणी में प्रवेश करेंगे, अश्विनी भरणी कृतिका है ना, भरणी में जब प्रवेश करेंगे तो भरणी की जो देवता है वो है ग्रह देवता तो शुक्र है, परंतु जो देवता है वो कौन है, वो है यम। तो भरणी में जब बुध प्रवेश करते हैं तो जिस प्रकार की बुद्धि आप अभी तक यूज कर रहे थे उसे खत्म होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से बौद्धिक स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे थे किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ को डील करने के लिए, वो खत्म होना जरूरी है, या उसमें धर्मबद्ध होकर काम करना जरूरी है, वो भरणी नक्षत्र में दिखता है। अब कृतिका में दिखाई देता है। अल्टीमेटली ये 2 प्रोसेस होने के बाद में व्यक्ति के पास में कहीं ना कहीं कुछ एक शेष जजमेंट बचती है, और वो जजमेंट ये है, कंक्लूसिव जजमेंट होती है कि अब मुझे कहाँ और किस दिशा में जाना है आगे। दैट इज अग्नि, वो फायर है। वो फायर मतलब किसी भी चीज को पूरा करने के लिए जो आप जान लगाते हैं, जो आप काम करते हैं वो, राइट। तो कृतिका नक्षत्र का स्वामी कौन है, तो अग्नि देवता, मतलब सूर्य का नक्षत्र है, राइट। तो अब यहाँ पे बुद्धि का ग्रह जाएगा तो अल्टीमेटली वो आपको तीक्ष्ण बुद्धि, आपको क्लैरिटी दे देगा, क्योंकि दिस इज इट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें से मुझे ऐसा निकलना है, ये मुझे हील कर सकता है, ये मुझे नहीं हील कर सकता है, इस तरह की क्लैरिटी आती है। ठीक है, अब ये हुआ हर राशि सबके लिए हो गया, नक्षत्र के लिए हो गया। किसके ऊपर सबसे ज्यादा परिणाम पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जिनकी मेष राशि मेष लग्न है उनके लिए बहुत परिणाम है ही। बुध की राशि जिनकी है, मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि जिनकी है, ये तीनों नक्षत्र जिनके लग्न नक्षत्र जन्म नक्षत्र है उनके लिए परिणाम होगा। परंतु सभी लग्न राशियों के लिए क्या परिणाम होगा उसके लिए फटाफट बात करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि अभी तक की जो मैंने बातें करी वो मेष लग्न के हिसाब से ही करी, राइट, प्रथम भाव के हिसाब से करी है। तो प्रथम भाव के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये दिखाई देता है कि बुध यहाँ पे बुद्धि की क्षमता देने वाला है। बुध कौन है यहाँ पे, तो आपके तीसरे और छठवें भाव का स्वामी है। छठवें भाव में कौन है, केतु छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे केतु यहाँ से निकलकर आपके पंचम भाव में आने वाले हैं। मतलब केतु बता रहे हैं कि जिस भी चीज को लेकर आपने एक ऐसा कर्म किया था जो कर्म आपको आज की सिचुएशन में मेंटली स्टक रखता है, वो आपको करना नहीं चाहिए था, ऐसा वो केतु बताते हैं। और वो बुध आपको इस समय पे उस चीज से निवृत्त होना सिखाएंगे। ठीक है, अब यही अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो क्या होगा। वृषभ लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में जब कुटुंबेश और पंचमेश आता है तो ये टाइम पीरियड क्या दिखाता है कि भाई पैसों को लेकर और नौकरी को लेकर कोई भी ऐसा डिसीजन मेकिंग अभी आप ना करें जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, राइट। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे सूर्य उच्च के होके हैं, परंतु जो लोग बाहर हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया अगर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज क्या है, फायदेमंद हो सकती है कि हाँ ये डिसीजन मेकिंग उनको करेक्टली दे सकती है फायदा। बुद्धि से अब यहाँ पे आंखों का स्पेशली ध्यान रखिएगा, नींद का स्पेशली ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है और उसके कारण आपके रूटीन भी डिस्टर्ब होने वाले हैं। अगर हम बात करें मिथुन लग्न की, तो लग्नेश खुद ही है जो लाभ भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थेश है। अब ये लाभेश और चतुर्थेश जब लग्नेश और चतुर्थेश जब लाभ भाव में बैठता है, इस समय पे आपके पूरे कॉन्टैक्ट सर्कल में, आपके स्पाउस एंड फैमिली में, सब जगह पर
जहां पे भी हायर अथॉरिटी के लोग हैं, जो आपका काम कराने के लिए आपको किसी बड़े लोग की सिफारिश लगती है या आपको पुश लगता है, सपोर्ट लगता है, ये वो समय है कि अगर आप बुद्धि से काम लेते हैं, अपनी, भले आपको यहाँ पे वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि कुटुंब भाव में मंगल चल रहे हैं, नीच के चल रहे हैं, वो आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको उन्हीं व्यक्तियों से कुछ बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ये आपको सुख भी देकर जा सकते हैं, यही ये गोचर आपको बता रहा है। ये गोचर स्पेसिफिकली स्कूल्स फाइंडिंग के लिए, एजुकेशन के एस्पेक्ट से भी आपको काफी हेल्प कर सकता है आपके बच्चों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न के लिए गोचर क्या है? तो देखिए, कर्क लग्न के लिए गोचर है कि कहाँ हो रहा है, तो ये उनके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में जब ये बुध है तो इसका अर्थ ही है कि ये व्यय भाव के और आपके पराक्रम के स्वामी हैं। दशम भाव में आपके कर्म के भाव में व्ययेश और पराक्रमेश है, और ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो वर्चुअल मैसेजिंग है, वर्चुअल आपकी फॉलोअर्सशिप है, या वर्चुअली जो भी आप ईमेल्स करते हैं, वर्चुअली जो भी आप काम करते हैं, इसके लिए सतर्क रहिएगा। ठीक है, अब दशम भाव में वो सूर्य है, तो आपको अगर धन की चिंता है, अपने कुटुंब की चिंता है, धन की चिंता है, स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि अभी का समय जो है, कर्क राशि में जो मंगल चल रहे हैं और कर्क लग्न में जो दशम भाव में बुध आए हैं, तो कर्क लग्न के जातक अभी पैसों को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर भी काफी चिंतित हो सकते हैं। उसी को लेकर कैसे चीजें ठीक की जाएं, कैसे फ्लो बढ़ सकता है, कैसे इनफ्लो बढ़ सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर सोच रहे हैं। खर्चा आपका हो ही रहा है, अभी आपके हाथ से किसी न किसी रूप से खर्चा हो ही रहा है। दशम भाव क्या है? कर्म है ना, कर्म में खुद व्ययेश आए, मतलब कहीं ना कहीं शॉपिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, रात के समय ज्यादा हो रही है। यूर फोर्स टू डू दैट समटाइम्स, मतलब कभी कभी व्यक्ति जब ऐसे एडिक्शन में जाता है, ये भी वो स्टेज हो सकती है, राइट। अब अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके पंचम भाव, उनके नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव में जब ये बुध है, कौन है? तो ये कुटुंबेश हैं और आपके लाभेश हैं। कुटुंबेश और लाभेश अगर आपके भाग्य में है, इसका अर्थ है कि सब कुछ धन से संबंधित, पैसों से संबंधित, फायदे से संबंधित कहाँ आ गया है? भाग्य भाव में आ गया है। इस समय पे आपको निश्चित ही ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसी आपको रिलीजियस लोग भी मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके संपर्क में आएंगे या आप उनके संपर्क में आएंगे, जिनसे आपका हर अष्टलक्ष्मी का जो मार्ग है वो ओपन हो सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप उसे किस प्रकार से प्रतिसाद देते हैं, किस प्रकार से उनके साथ में बात करते हैं या उस संबंध को आगे लेकर जाते हैं। इसमें आपके पिता भी आपके लिए अच्छा रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सूर्य जो है जब तक उच्च चल रहे हैं, ये 2, 4, 5, 6 दिनों की ही बात है, परंतु सूर्य जो है फिर वो आपके दशम भाव में आ जाएंगे। परंतु भाग्य भाव में आया हुआ बुध क्या बताता है? शॉर्ट ट्रैवल्स भी बता रहा है, और वो शॉर्ट ट्रैवल्स कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? आपके काम से संबंधित है। और वो काम कौन सा है? जो डील करने जा रहे हैं आप, या कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित है। बहुत केयरफुल होकर ये चीज करिएगा। कन्या लग्न की बात कर रहे हैं तो कन्या लग्न के लिए खुद लग्नेश ही है जो अष्टम भाव में है। लग्नेश का अष्टम भाव में आना मतलब गुप्त बुद्धि यूज करके आप अपने गुप्त अभीष्ट, मतलब जो आपका अभीष्ट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको आप पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे दशमेश और लग्नेश दोनों हैं अष्टम भाव में। ये वो समय है कि जब आप अपनी गुप्त बुद्धि के कारण अपने ऊपर काम करने वाले हैं, अपने निज दोषों पर काम करने वाले हैं। निज दोषों पर मतलब क्या है? मान लीजिए किसी की शुगर बहुत हाई है, उसको पता है कि रिपोर्ट में मेरी ये सब चीजें आ गई हैं, अब मुझे उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं किया तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो ये वो समय है कि व्यक्ति अपने लिए काम करता है। ये वो समय है कि अपने खुद के गुप्त बुद्धि से कुछ चीजें शुरू करता है, उसको बताता नहीं है, जिंक्स नहीं करता है,
इस तरह से वो गोचर आपके लिए काम कर सकता है, बौद्धिक रूप से काम कर रहा है आपके लिए। और ये खास करके कहाँ लग रही है, वो आपके खुद के हैबिट्स पे लग रही है, खुद के शारीरिक हैबिट्स कहिए, आपके ऑफिस के या आपके करियर के हैबिट्स पे कहिए, दोनों पे लागू हो रहा है। तुला लग्न के लिए बात करें हम, तो तुला लग्न के लिए गोचर क्या है, तो तुला लग्न के लिए गोचर देखिए कहाँ हो रहा है, देखिए सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में बुध है, इसका अर्थ ही है कि ये व्ययेश हैं और भाग्येश हैं। ये गोचर दिखाता है कि आप अपने पति पत्नी की जो संबंध हैं उनमें अगर आप कम्युनिकेशन गैप को हटा देते हैं तो ये गोचर आपको हेल्प करता है। पर अब यहाँ पे सूर्य भी है, इसलिए ईगो क्लैशेस का आना, राइट, ईगो क्लैशेस का आना और ईगो के कारण संबंधों में खटास आना, राइट। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं, अगर वो कुछ समय के गोचर में जो आपको टेम्पटेशन हो रही है, आपसे अगर बात का बतंगड़ बन रहा है, अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए क्या है ये गोचर, ये उनके 6वें भाव में हो रहा है। पेंडिंग कर्मा के भाव में लाभेश आ रहा है और अष्टमेश आ रहा है। पेंडिंग कर्मा अगर आप पूर्ण करते हैं, और किसके माध्यम से पूर्ण करते हैं, अष्टम भाव मतलब आप गुप्त बुद्धि के तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या ज्योतिष इन सब के माध्यम से पूर्ण करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं केतु है तो वो क्या बता रहा है, जाते जाते केतु का गोचर, राहु केतु अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस लाभ को नहीं लेना है, इस टेम्पटेशन को रोकना है, इस टेम्पटेशन के इसका शिकार नहीं होना है, ऐसा ये गोचर आपको बताता है। क्या है वो एग्जैक्टली, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आप जॉब चेंज करने के लिए जा रहे हो सकता है कि आप अपने रूटीन में कुछ चेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में ये गोचर दिखाता है कि भाई सप्तमेश और दशमेश पंचम भाव में है, तो बच्चों से संबंधित, संतान से संबंधित, शैया सुख से संबंधित, इन सब चीजों से संबंधित कुछ ना कुछ दिमाग में या कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है और व्यक्ति उसको बुद्धि से कर रहा है और उसे पूर्ण करना चाह रहा है। सूर्य उच्च के हैं तो ये क्या दिखाता है, आप एक चीज कर रहे हैं और आपका पार्टनर या आपकी संतान कुछ एक चीज कह रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं वातावरण में कुछ ना कुछ बिगड़ाव हो सकता है। अगर बहुत बार हम लोगों की ओपिनियन जब हम दुर्लक्षित करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हम अपना नुकसान करते हैं। सुनो सबकी, करो मन की, ये अगर आप अप्लाई करते हैं रूल तो भी आपको फायदा हो सकता है, तो भी आपको नए चांसेस, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, राइट। चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे वो आपके लव अफेयर्स के लिए हो, चाहे वो आपके मैरिज रिलेशनशिप के लिए हो, क्योंकि वो बुद्धि का स्वामी आपके पंचम भाव में, तो आप किस प्रकार की बुद्धि यूज कर रहे हैं आपके ऊपर है और उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर मकर लग्न की बात करें, मकर लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो देखिए गोचर हो रहा है उनके 4थे भाव में। 4थे भाव में ये बुध है, इसका अर्थ है कि भाग्येश और पेंडिंग कर्मा का स्वामी आपके लिए 4थे भाव में है। ये टाइम पीरियड आपके लिए आपका भाग्य तभी ओपन होता है जब आप अपने पेंडिंग कर्म से कनेक्ट होते हैं और उसे पूर्ण करने के लिए एटलीस्ट एफर्ट्स डालते हैं। अभी का समय ना आपके कानों में बहुत सारी चीजें पड़ रही हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 3रे भाव में चंडाल योग है, शुक्र है वहां पर, राहु शुक्र है, तो ये अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि 3रा भाव और लाभ भाव कान है, दिशा है, तो इस पूरे गोचर में आपके कानों में ऐसी ऐसी सत्य चीजें आपके कान में पड़ी होंगी जो आपके लिए उत्थान कारक है। हंस के समान क्या चुनना है, क्या छोड़ना है, इसका मंथन आप अपनी ध्यान धारणा में ही कर सकते हैं। कुंभ की बात करें, कुंभ लग्न के लिए बुध का गोचर हो रहा है पराक्रम में। पराक्रम में जब बुध होते हैं तो व्यक्ति बड़बोला हो जाता है, बोस्ट करने लगता है, या क्योंकि सूर्य का साथ है यहाँ पर, तो ये नहीं होना चाहिए अपनी तरफ से, ये ना हो, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। अभी आपके लिए कुंभ लग्न के जातकों के लिए बहुत सारा अगर हम कहें तो
ये पूरा गोचर या ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं शारीरिक हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, देखिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में केतु है जो कि दिखाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या पाइल से संबंधित या एनस एरिया ब्लॉक होना, मतलब गुदाद्वार या हम ये कहें स्पष्ट कि मूलाधार चक्र पे वार होना, ये दिखाई देता है। और जब छठवें भाव में मंगल है, नीच का है, तो वो सर्जरी के योग इस तरह के दिखाता है। पर कुंभ लग्न का स्वामी खुद शनि चंडाल योग में है और द्वितीय भाव में है, तो ये सारी घटनाक्रम कहीं ना कहीं घर में भी हो सकती है, घर में भी किसी के साथ हो सकती है। बुध क्या दिखाता है कि अब यहाँ पे बुध पंचमेश है और अष्टमेश है, तो आपको केवल क्या करने हैं, प्रयत्न करने हैं, आपको केवल अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं सब चीजों को ठीक करने के लिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं। अंतिम लग्न के लिए देखिए बुध का गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में बुध जब होते हैं तो व्यक्ति काफी टॉकेटिव हो जाता है, बात करता है यहाँ पे, और सूर्य है तो उसकी बातों में कहीं ना कहीं ईगो भी आता है, ईगो आता है या फिर आई सिकनेस होती है, अपने ऊपर केवल ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति बात कर रहा है, कभी कभार इनसेंसिटिविटी भी आ जाती है। यही चीज वो सबसे ज्यादा कहाँ करता है, अपने कुटुंब में करता है, अपने घर परिवार के साथ में करता है। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये चीज होनी नहीं चाहिए अपने आपसे, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो कुटुंबे, वो जो बुध है वो आपके चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है, मतलब माता के साथ में और स्पाउस के साथ में ही जो उनकी आपस की अनबन जो है वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, ये गोचर दिखाता है उस चीज को। इसका विपरीत क्या हो सकता है, अगर अच्छी पॉजिटिव साइड देखें तो भाई यही दोनों हैं जो पिलर के समान आपके साथ में चलेंगी और आपको फायदा करा के देंगी या फिर धन प्राप्ति भी देंगी, उनके ओपिनियन के कारण आपको फायदा होगा, राइट। यहां तक हमने समझा कि बुध का गोचर सभी लग्न राशियों के लिए किस प्रकार से रहेगा, और फिर हमने जाना कि ये गोचर जो है ये बौद्धिक रूप से काम करने वाला है बुद्धि का, क्योंकि राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये जो छोटे ग्रह हैं बुध शुक्र, ये आपको बहुत सटल डिफरेंस देकर जाते हैं। देखिए अब उपाय क्या कर सकते हैं, उपाय आप कर सकते हैं कि बुध मतलब वेंकटेश है या बालाजी है या नारायण है, तो विष्णु जी की उपासना आप कर सकते हैं, वेंकटेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बुध के गायत्री मंत्र कर सकते हैं या बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। नित्य नियम से भी आप ये चीज करते हैं। छोटे बच्चों को आप अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना, छोटे बच्चे की किताबें दान करना, ये आप कर सकते हैं, राइट। इससे भी व्यक्ति को काफी अच्छा फायदा होता है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि बेयर फुट, नंगे पांव अगर आप पार्क में चलते हैं तो ये आपके शरीर की अर्थिंग कम करता है। अर्थिंग और बुध और शनि जो है वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, तो ये आपको काम डाउन कर सकता है, आपके माइंड को शांत कर सकता है, और ये हेल्प करेगा आपको ऐसे गोचर में अपने आप को अपने बुद्धि को क्लैरिटी में रखने के लिए, फॉग में ना रहे बुद्धि उसके लिए, राइट। यहीं पे मैं विराम देती हूँ अपने वीडियो को। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर आपसे बात करूंगी। मुझे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या, ओम बम बुधाय नमः।